ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। रेडी सभी? हेलो, ठीक है ना? ठीक है, तो आज फंजाई का सेकंड वाला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्को, ये एस्को, ये दो ये जो एस्को दिख रहा है ना, और माइसिटीज, माइसिटीज जो होता है वो जो तंतुनुमा जो फंगस जो होते हैं उसको माइसिटीज कहते हैं। बाकी यहाँ पर एस्को का मतलब जो होता है, एस्को जो हुआ है वो एस्काई से लिया गया है। ठीक है, स्काई, स्काई शब्द से ये बना हुआ है। और स्काई यहाँ पर इसका मतलब जो होता है, एक थैलानुमा संरचना होता है। ठीक है, थैलानुमा जो संरचना जो होता है उसी को स्काई कहा जाता है या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि कभी कभी इसको क्या बोलते, जैसे कि मान लीजिए ये थैला है। ठीक है, ये थैला है, सपोज मान लीजिए ये थैला है, और इस थैला में ये जो तंतुनुमा जो फंजाई जो होता है वो इसमें ये थैला में बंद रहता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे संरचना वाले जो फंजाई जो होते हैं उसे ही एस्को या स्काई कहा जाता है। स्काई जो होता है वो एक वचन में स्काई कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट इसमें कि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं इन्हें पाए जाने वाले जितने भी फंजाई जो होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहले याद रखना कि ये सेप्टिक फंजाई होता है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट एस्कोमाइसिटीज में कि ये सेप्टेट फंजाई होता है। ठीक है, ऑलरेडी आप देख लिए सेप्टेट फंजाई, मैंने इसको ये डिवाइड कर दिया यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें पाए जाने वाले जितने भी फंजाई जो होते हैं वो सेप्टेट फंजाई होते हैं। ठीक है, दूसरा, इसको एक और फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉमनली नेम नोन एज, क्या कहा जाता है, फैट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैक फंजाई कहा जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सैक फंजाई, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ऑप्शन नंबर में दिया रहेगा ए बी सी डी में आपका फाइटोमाइसिटिस, एक्सकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ये सैक फंजाई जो होता है वो एस्कोमाइसिटिस को कहा जाता है, और इसको कहने का जो कारण जो है ये किसके वजह से। ठीक है, थैलीनुमा संरचना होते हैं, सैक होते हैं, उस थैलीनुमा संरचना के अंदर में भरे हुए रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सैक फंजाई।
ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कि ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। कॉमनली सबसे ज्यादा देखा जाए तो कॉमनली मल्टी सेलुलर ही होता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिसेलुलर में यहाँ पर एक अपवाद मिलेगा, एक्सेप्शंस मिलेगा, अपवाद, और ये अपवाद जो होता है वो यीस्ट होता है, ठीक है। ये जो यीस्ट जो है वो अपवाद है, जो एक कोशिकी है वो, ठीक है। यहां तक क्लियर तीनों पॉइंट? तीनों पॉइंट क्लियर ना? किसी को डाउट यहाँ पर? और यहाँ पर मल्टी सेलुलर में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंस याद रखना है, यहाँ पर एग्जांपल्स, एक होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम बोलते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम कहा जाता है। और यहाँ पर सेकंड वाला याद रखना, एस्परजिलस, ठीक है। तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हाँ तो पेनिसिलियम, ये क्या बोले? नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोले हो? क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलिए। पेनिसिलियम अपवाद नहीं है, पेनिसिलियम क्यों अपवाद होगा? अपवाद ये है ना, यहाँ पर देखो ना, अपवाद ये है, ये वाला अपवाद है। अरे तो ये मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है ना, ये तो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर, इसमें एस्ट्रोमाइसिटिस में यूनिसेलुलर को भी रखा गया है, और अपवाद है यीस्ट, ये लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए यहाँ तक। सर पानी है क्या? ठीक है, तो मिटा दूं इसको, लिखिए सर। अच्छा, कौन क्या बोल रहे हैं? चलिए इसके बाद इस अगला जो पॉइंट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इसमें पोषण की जो प्रक्रिया जो होता है वो कैसे होता है, पोषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो कॉमनली आप सब जानते हैं कि इसमें, ठीक है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है ना। और सेप्रोफाइटिक क्या होता है वो आप जानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि ये पैरासाइटिक होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। और तीसरा वाला एक और आपको मिलेगा, और जिसे कहा जाता है कोप्रोबोलिस कहा जाता है। नाम सुने हो कभी कोप्रोबोलिस?
कोप्रोबोलिस, ठीक है। कोप्रोबोलिस उन फंजाई को कहा जाता है जो गोबर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ग्रो ऑन डंग, ठीक है। जो गोबर में ग्रो करते हैं उसे ही कोप्रोबोलिस कहा जाता है। ये फंजाई का नाम है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो एग्जांपल्स जो है, ठीक है, वो पेनिसिलियम ही रहेगा, पेनिसिलियम, ठीक है। और एक होता है एस्परजिलस, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स याद रखिए। और इस दोनों के एग्जांपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये इनकी संरचना है, ठीक है। इनके संरचना में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम एस्परजिलस को पेनिसिलियम समझ जाते हैं और कभी कभी पेनिसिलियम को एस्परजिलस समझ जाते हैं, ऐसा है इनका डायग्राम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डायग्राम बना दीजिए इसके बारे में, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना पूरा? देखिए ये ऐसा है, ठीक है। और ये बताया सेप्टेट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको मिलेगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। ये कोनिडो स्पोर कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोनिडो स्पोर का ये चैन है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ का संरचना जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर में, ठीक है, ये छोटा छोटा स्पोर नजर आएगा, ठीक है ना? बन जाएगा ना ये डायग्राम? हम्म। बहुत आसान है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये एस्परजिलस का डायग्राम है ये, ठीक है।
ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा संरचना। ठीक है, और इसके बाद फिर से वही यहाँ पर आपको कोटिडोस्पोर का यहाँ पर स्पोर का ये चयन हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस आपके लिए प्रैक्टिकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के क्लास में 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का आता है स्पॉटिंग कहा जाता है, स्पॉटिंग। और इस स्पॉटिंग में किसी भी डायग्राम, किसी का डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं, और या इसको पहचाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना पेनिसिलिन जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ब्रांचेज है, सेप्टेट है ये। ठीक है, और ये भी सेप्टेट रहता है, हल्का हल्का सा रहता है यहाँ पर सेप्टेट। ठीक है, और ये एस्परजिलस जो होता है, एस्परजिलस में याद रखना ये वाला जो है ये एक कोनिडो फॉर्म में है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, जबकि ये वाला संरचना अलग है, यहाँ पर ब्रांच फॉर्म में है। ठीक है, शाखा के रूप में है यहाँ पर, बाकी दोनों जो होता है वो सेम है। ठीक है, बन गया सभी से। ठीक है, तो बिटा दो। चलिए जल्दी चलते हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दूं। कब तक कहाँ चलेगा? चलिए इसके बाद चलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन की क्रिया। तो प्रजनन की क्रिया, इसमें भी दो प्रकार की प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला वाला जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है इनमें सिर्फ एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इनमें सिर्फ एक ही जीव पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें अपने ही शरीर के अंगों के माध्यम से एक नया जीव को क्या करेगा, नए जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो इनका जो प्रोसेस जो होता है ना, वो कोनेडिया के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, कोनिडिया के माध्यम से होता है ये। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ये फंजाई का। ठीक है,
ठीक है, और ये माइसीलियम होता है, ठीक है, और ये सेप्टेट भी होता है, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, क्या लग गया, न्यूक्लियस लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, अब कि या जब मैंने बोला कोनिडा, कोनिडिया के केस में होते हैं, तो यहाँ पर इनके संरचना के ऊपर में ही आपको स्पोर नजर आएगा ऐसा, ठीक है, इनके संरचना के ऊपर, मतलब जो हाइटी जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हाइटी है ये, ठीक है, हाइटी है ये, और इस हाइटी के ऊपर में आपको छोटे छोटे कोनिडा, कोनिडिया इसी को कहा जाता है, ठीक है, ये कोनिडिया या जो स्पोर जो होता है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर, और इनमें जो जो मतलब जो कोनिडिया जो होता है आप देख सकते हैं इससे बाहर में है, ठीक है, तो बाहर में है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीक्वेंस यहाँ पर याद रखना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया है, ठीक है, और इस कोनिडिया में क्या पाया जाता है, माइसीलियम होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं इनकी संरचना जो होती है वो कैसा है, कवक के जाल नुमा होता है इनका संरचना, ठीक है, माइसीलियम होते हैं, और इस माइसीलियम में बहुत सारे स्पोर नजर आते हैं, ये तो स्पोर जो है, इस स्पोर को कहा जाता है कोनिडियो स्पोर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला लाइन क्या हो जाएगा, कोनिडियो स्पोर, ठीक है, क्या होता है, कोनिडियो स्पोर होते हैं, ठीक है। और ये कोनिडियो स्पोर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखाया है, कोनिडियो स्पोर जो होता है वो एक्सोजीनस होते हैं, कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, यही जो कोनिडिया जो होता है, ये कोनिडिया जो होता है, ठीक है, ये कोनिडिया क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेट, ठीक है, और जर्मिनेट होके ये फिर से ऐसे ही संरचना का निर्माण कर लेते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, ठीक है, अपने ही बॉडी के जो टुकड़ा होते हैं, मतलब बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसको टुकड़े के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और वो फिर जर्मिनेट होके, अंकुरित होके एक नए जीव बना लेते हैं, तो इसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, ओनली समझाने के लिए मैंने बनाया है इसको। यीस्ट नहीं है ना, याद रखना, यीस्ट, यीस्ट जो होता है, यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर यीस्ट की बात करता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कोनिडिया है, यहाँ पर दूसरा नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मालूम है, बर्डिन हो जाएगा, बर्डिन, ठीक है। और बर्डिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ये यीस्ट है, ये क्या है, यीस्ट है, ठीक है। और यीस्ट जो होता है वो अपनी संरचना यहाँ पर क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे बर्ड बना लेते हैं, ये छोटे छोटे बर्ड है, ठीक है, ये क्या है, छोटा छोटा बर्ड है, ठीक है। और यही जो बर्ड जो होते हैं वो अलग अलग भागों में स्पोर, इनका जो स्पोर, ये जो बड़ी जो होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब ये हवा में आ जाता है, ये हवा में, ठीक है, और फिर ये फिर जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा ये, ठीक है, और अंकुरित होकर फिर से यही बनाया जाएगा, क्योंकि जो यीस्ट जो होता है वो गोल छोटा सा संरचना होता है, ठीक है, सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, इसलिए आपको सिंगल गोल नजर आता है बर्डिंग फॉर्म में, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ रचना बनाया है, ये अपना यहाँ से भी ऐसा संरचना बना सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से इनका कोनिडोस्पोर। आप देख लीजिए, आपने पेनिसिलियम देखे आपने, ठीक है, पेनिसिलियम देखे हैं आपने, और पेनिसिलियम के साथ आपने एस्परजिलस नाइगर देखे। सभी में तो यही पाया जाता है ना, ये पाया जाता है ना स्पोर, कोनिडोस्पोर, यही तो पाया जाता है। आप उसको ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, मिटा दूं, आगे बढ़े अब। चले आगे। चलिए अब चलते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, तो सबसे ये हमारा ये वाला संरचना था, ठीक है, कौन सा वाला, जो कोनिडियोस्पोर जो था ना हमारा, ये वाला संरचना था। ठीक है, मान के चलिए ये वाला हमारा संरचना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ इनके ऊपर भी क्या है, ये कोनिडिया है ये, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है, कोनिडिया है ये, ठीक है। कोनिडिया है मतलब स्पोर है वो, ठीक है। क्या है, ये स्पोर है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक पहला वाला जीव है, यहाँ पर मैंने प्लस पॉइंट लिख दिया, पहला वाला फंजाई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बना लिया कि ये सेकंड वाला है ये, ठीक है। और इनका भी ये कोनिडिया है, स्पोर है मतलब, ठीक है। कोनिडिया का क्या है, ये स्पोर है। अब ये दोनों स्पोर, या तो ये वाला स्पोर इनके पास आ जाएगा, या ये वाला स्पोर इनके पास आ जाएगा, ठीक है। वही तो होता है ना, यही होता है ना। तो चलिए यहाँ पर ले आते हैं इसको। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में आएगा, यहाँ पर मिलेगा, तो मिल के एक बड़े से संरचना बना लेता है, ठीक है। मिल के एक बड़े से संरचना बना लेते हैं, और इस संरचना को कहा जाता है एस्कस स्पोर कहा जाता है, ठीक है। दोनों दो अलग अलग फंजाई के जो कोनिडिया, जो स्पोर जो होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी सी संरचना बना लेते हैं, जिसको एस्कस स्पोर कहा जाता है। अब एस्कस स्पोर है तो यहाँ पर एक सिंगल क्या है, न्यूक्लियस है, और इनके पास भी सिंगल न्यूक्लियस है, यही है। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, N+N हो जाएगा, ठीक है। N+N मतलब एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितना न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस हो गया। तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन कहा जाता है। और यदि मान लीजिए ये न्यूक्लियस यदि विभाजित हो जाएगा, मान लीजिए विभाजित हो जाएगा आगे जाके, तो इसको डाई काइनेसिस कहा जाता है, काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई काइनेसिस करते हैं। डाई का मतलब होता है दो, देख लीजिए यहाँ पर एक और दो, दो ही है यहाँ पर,
दो, डाई का मतलब दो, और कैरियन कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाई कैरियन कहते हैं। और यहाँ पर ये एक बड़ी सी संरचना बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसका स्पोर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और जो स्पोर जो होते हैं, ठीक है, ये जो स्पोर जो होते हैं ये थैलानुमा में, थैलानुमा संरचना है ना, ये है या नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जो पहला पॉइंट आपका हमेशा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो मिलेगा ना वो प्लाज्मोगेमी है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ, क्या बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो ये दोनों का प्लाज्मा जो हो जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में मैंने क्या बताया था, सेकंड वाला जो पॉइंट जो होता है उसको कैरियोगेमी कहा जाता है, कैरियोगेमी। ठीक है, तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों अंदर में ही आ गया है, न्यूक्लियस जो अंदर में आ गया है, और दोनों यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फ्यूजन करा देते हैं इसको। ठीक है, तो फ्यूजन जो हो जाएगा यहाँ पर, ये बड़ी सी संरचना, ठीक है, और ये इनका हैप्पी, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये मतलब इनका दोनों का न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कैरियोगेमी। ठीक है, यहां तक क्लियर ना? अब देखिए, अब अगला पॉइंट आपको मालूम है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट को कहा जाता है मियोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। यही बोलते हैं मियोसिस की प्रक्रिया। हम्म, मियोसिस की प्रक्रिया ही होगा ना, या क्या होगा? तीसरा क्या था, मियोसिस ही था ना। हम्म, तो मियोसिस में क्या हो जाएगा, देखिए मैं सिर्फ ये वाले को ले रहा हूं, ऊपर वाले को ही। तो मियोसिस में क्या हो जाएगा, मियोसिस में आप जानते हैं मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में इनके जो न्यूक्लियस जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा मतलब कितना आधा, हम्म, ये ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब ये जो 2n जो था ये, या जो n+n जो था, ये यहाँ पर सिंगल सिंगल क्या बन जाता है, n बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिटा दूं इसको, इधर का ये वाले साइड मिटाऊं? लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि मियोसिस की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर एक चीज और होता है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस की प्रक्रिया। यहाँ पर माइटोसिस की भी प्रक्रिया होगा, और माइटोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो सब सूत्र विभाजन जो होता है, मतलब वो आपस में बराबर भागों में बढ़ जाता है, और बढ़ते हुए एक थैली नुमा संरचना बना लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए एक थैली नुमा क्या बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा थैली नुमा संरचना, ठीक है, ऐसे थैली नुमा संरचना बना लेते हैं, और इसके अंदर में ये बन जाएगा ऐसा।
ठीक है। इस संरचना को क्या बोलते हैं मालूम है? ऐसे संरचना को कहा जाता है एस्कोकार्प कहा जाता है, एस्कोकार्प। ठीक है, ये क्या है? एस्कोकार्प है। और ये स्पोर जो है इस थैलस के अंदर में है। ठीक है, किसके अंदर में है? थैलस के अंदर में है ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? एंडोजीनस हो जाता है, एंडोजीनस। ठीक है। अब क्या होगा? कुछ वातावरण जो परिस्थिति जो होता है वो परिस्थितियों में चेंज आ जाएगी। अब जैसे ही परिस्थितियों में जब चेंज आती है तो ये आपको जो हैप्पी जो है, जो स्पोर जो है वो अंदर से बंद हुआ है, ये स्पोर क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्ट हो जाएगा मतलब वो फट जाएगा। ठीक है, और फटेगा तो इनका जो स्पोर जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्पोर जो है वो बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएगा ये हवा में आ जाएगा, हवा में तैरते रहेगा ये। ठीक है, अब हवा में तैरते रहेगा, और जैसे ही इनको कुछ दूसरा जीव की, जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, तो जब इनको किसी दूसरे जीव की प्राप्ति हो जाती है तो वहां पर ये फिर से क्या हो जाती है? यहाँ से आगे ये जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, जर्मिनेट हो जाती है, और जर्मिनेट होकर फिर से एक नए सेम पहले वाले स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको एस्की फंजाई कहा जाता है, और एस्की फंजाई कहने का जो मेन कारण है ये यही कारण है। देख लीजिए, यहीं पे, यहीं पे तो बन रहा है ना। एस्को कार्प के अंदर में ही तो यहाँ पर यही तो बन रहा है ना, थैलानुमा संरचना। हाँ, इसका तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा संरचना बना रहा है यहाँ पर, थैलीनुमा संरचना। और इसी थैली के अंदर में दोनों डाइकैरियोन है ना। तो इसीलिए इसको एस्काई फंजाई या एस्की या सैक, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, सैक फंजाई। जबकि यहाँ पर इसको कहा जाता है एस्को फंजाई कहा जाता है। ठीक है, क्लियर दोनों पॉइंट? और एक चीज आप पूर्वेश आप जो पूछ रहे थे ना, ये डायग्राम किसका डायग्राम है, कौन से फंजाई का डायग्राम है? तो याद रखना, आप लोग लीजिए, मैं भूल गया था। ये डायग्राम आपको जितना भी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बताया है वो न्यूरोस्पोर का है, न्यूरोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, न्यूरोस्पोर। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे आप? माइटोसिस। तो माइटोसिस, ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। मतलब समसूत्री विभाजन मतलब जिसका डॉटर सेल और पेरेंट सेल इक्वल होते हैं, तो ये अपना नया सेल विभाजित करके नया बना लिया ना ये। यहाँ एक था, है ना, तो एक था तो इसका एक कॉपी बन गया, दूसरा कॉपी बन गया, तीसरा कॉपी। यहाँ पर मैं एक और बना सकता था, तभी यहाँ पर माइटोसिस हो गई है। ठीक है ना। तो माइटोसिस मतलब जिसमें इक्वल रहेगा, डॉटर और पेरेंट सेल जो होता है वो इक्वल रहेगा। और यहाँ पर आधा था ना, यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल नहीं था इसलिए। ठीक है, ध्यान देना कि समसूत्री विभाजन जैसे n प्लस n, ये दोनों जब आपस में मिलकर जब 2n बनाएगा तब ये समसूत्री विभाजन है। ठीक है, और ये जो 2n जो है, ये 2n यदि ये अलग हो गया n और n में, तो इसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है ना, ये म्योसिस। ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? पूरा सभी का हो गया?
ठीक है, इसमें जो डायग्राम पूरा जो बना है वो न्यूरोस्पोर का है ना, याद रखे हैं, भूलिएगा मत, मैं पहले से यहाँ पे बता रहा हूँ। न्यूरोस्पोर, मुझे मैं भूल गया था इनका नाम, ठीक है, न्यूरोस्पोर है ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, बहुत थोड़ा सा स्टोरी है ऐसे ही थोड़ा फनी याद करने के लिए, जो लास्ट में बताऊंगा, जब बेसिडोमाइसिटिस आएगा तो वहां पर बताऊंगा लास्ट में कि आपको ये फंजाई का नाम कैसे याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया, सॉरी, एक जो है वो न्यूरोस्पोर है, न्यूरोस्पोर। ठीक है, सेकंड वाला आपको याद रखना है एस्परजिलस। ठीक है, थर्ड वाले में आपको याद रखना है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, और एक और मिलता है जिसको मॉरेल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉरेल, मॉरेल या मॉरेल्स बोला जाता है, मॉरेल्स। ठीक है, और मॉरेल्स के साथ साथ आपको एक और मिलता है ट्रोफुल कहा जाता है। ट्रोफुल और मॉरेल जो होता है वो भी एक फंजाई है। ठीक है, खास बात क्या है इसमें, तो खास बात ये है कि इनका यूज जो होता है वो खाने के लिए होता है, खाने के लिए। ठीक है, आपको कहीं भी पिकनिक वगैरह जाना है तो इसका यूज कर सकते हो खाने के लिए। ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो होते हैं ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक्स होते हैं, आप जानते हैं। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो पेनिसिलियम नामक फंजाई से बनाया गया था, और इस एंटीबायोटिक का नाम दिया गया था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, कहां से बनाया गया था, पेनिसिलियम के लिए। और पेनिसिलिन बनाने का मेन कारण जो था वो बैक्टीरिया को मारने के लिए था। ठीक है, किसको मारने के लिए था, बैक्टीरिया को मारने के लिए था। और ये 1927, 1928 फरवरी, फरवरी 1927-28 के बीच में ये बनाया गया था, और ये बनाने वाले थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, या पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के जनक कौन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927-28 में फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया है जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, और पेनिसिलिन का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, ठीक है, एस्परजिलस। ठीक है, तो एस्परजिलस जो होते हैं कभी कभी ये परजीवी के रूप में भी यूज होते हैं, और कभी कभी इनको एक फूड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ओनली फूड के रूप में, ज्यादा इसका मतलब इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा एस्परजिलस के बारे में कि वो कितना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूरोस्पोर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या न्यूरोस्पोरा, आई थिंक न्यूरोस्पोरा कहा जाता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा है वो। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है एक क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल, जो बायोकेमिकल्स जो होते हैं, बायोकेमिकल्स जो जैव रासायनिक जो प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट या जो रिसर्च वगैरह जो होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, बायोकेमिकल रिसर्च में। और सेकंड पॉइंट इनका जो जेनेटिक, जो आनुवांशिक रिसर्च होते हैं वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल रिसर्च और जेनेटिक रिसर्च में इनका यूज किया जाता है। और एस्परजिलस जो होता है भोजन, इनके कुछ फंजाई होते हैं जिनका यूज होता है खाने के लिए। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, 1927-28 फरवरी के महीना में बनाया गया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, इसलिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आपका एस्कोमाइसिटिस यहाँ पर ओवर होता है। अच्छा, एक चीज तो मैंने भूल गया, भूल गया मैं, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, आप लोग पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो क्या, आप लोगों ने किसी ने पूछे नहीं मेरे से, मैं भी भूल गया।
इसको कार्प किसे कहते हैं? किसी ने पूछा नहीं मेरे से, और मैं भी भूल गया बताने के लिए। किसी ने जान दिए इसको कार्प? कैसे जी? कोई बताएंगे क्या होता है इसको कार्प? कवकजात, कवकजात को माइसिलियम कहा जाता है। हम्म कौन सा रचना बनाते हैं? हम्म पहुंचे जरूर हो वहां पर। नहीं 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 नहीं, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग बॉडी कहा जाता है। एस्काई होता है ये सिंपल सा एक एस्काई होता है, ये एस्काई है, ठीक है। ये क्या है, ये इसको एस्काई कहा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया ना शुरू में, वहां पर ऊपर में जो था आपका स्काई है वो, है ना। तो बहुत सारे जो स्काई होते हैं, तो यहाँ पर ना विभिन्न प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के स्काई, ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्काई आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर प्रोटीन बॉडी का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बॉडी का निर्माण करते हैं। इसी प्रोटीन बॉडी को ही कहा जाता है एस्कोकार्प। और यहाँ पर प्रोटीन बॉडी का मतलब होता है फलनकाय, ठीक है। प्रोटीन का मतलब होता है फलन, और बॉडी का मतलब होता है काय। काय मतलब बॉडी की संरचना, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्काई जो होते हैं वो आपस में मिलके, देख लीजिए, आपस में मिलके एक क्या बना लिया, प्रोटीन बॉडी बना लिया। और इसी प्रोटीन बॉडी, जैसे कि कोई भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, संतरा है, संतरा में देखना उससे बहुत सारे प्रोटीन बॉडी जो रहते हैं वो अंदर में रहते हैं। ऐसा ऐसा सब रहता है ना प्रोटीन, हाँ, ऐसी रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं ना ऐसी, रहते हैं नहीं रहते हैं? रहते हैं ना ऐसी। और चारों तरफ से वो गिरा हुआ रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं एस्कोकार्प करते हैं। तो आपके जितने भी फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट के आउटर वाले जो लेयर जो होते हैं, उसको एस्कोकार्प कहा जाता है। यदि नारियल की बात करें, नारियल में जो होता है उसको मीसोकार्प कहा जाता है। नारियल के केस में इसको मीसोकार्प कहते हैं, क्योंकि नारियल जो होते हैं उसमें फल होते हैं, और वो फल जो होते हैं आउटर के जो कठोर लेयर जो कवरिंग रहते हैं, वो किससे कवरिंग रहते हैं वो जानते हैं, टिश्यू। आपने टिश्यू पढ़े थे, आपने 9th क्लास में टिश्यू पढ़े हो, है ना। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होता है ना, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से चारों तरफ से कवर रहता है, ठीक है। तो वो वहां पर मीसोकार्प है। लेकिन ऑलरेडी जितने भी फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, एस्कोकार्प होते हैं, ठीक है। तो याद रखना एस्कोकार्प क्या है। तो एस्कोकार्प जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन बॉडी का जो फॉर्मेशन करते हैं, वही एस्कोकार्प है। याद रखेगा, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एस्कोकार्प, ठीक है। ठीक है, तो देख लिए सभी मिटा दूं।
चलिए इसके बाद अगला चलते हैं, बेसिडो माइसिटिस। ठीक है, और इनका बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है, बेसिडोमाइसिटिस, यहां पर याद रखना कि बेसिडोमाइसिटिस जो होते हैं इसको मशरूम कहा जाता है, मशरूम्स। ठीक है, बेसिडोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, मशरूम्स कहा जाता है। और मशरूम कहने के साथ साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। और इसको कभी कभी पफ बाल्स भी कहा जाता है, पफ बाल। समझते हो ऐसे क्यों कहता होगा पफ बाल? क्यों कहता होगा, तो बताएंगे? गांव में रहते हो सब, गांव में मशरूम देखे होंगे, क्यों बोलते हैं पफ बाल? आप लोग शांत मत रहा करो ना, थोड़ा बोला करो ना कुछ भी। हाँ, गलत हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहिए, गलत हो या सही। बताइए जल्दी। राइट। ठीक है, तो उनका जो संरचना जो होता है, या आपने देखे होंगे। चलो मैं बताता हूँ कैसे, वो बाल आपको मैं बता दूंगा आगे में। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट ये है कि दे ग्रो ऑन, किसमें किसमें ग्रो करता है फिर? मशरूम जो है वो किसमें ग्रो करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये मिट्टी में ग्रो करते हैं। आपने गांव में देखे होंगे, गांव में खेत वगैरह होते हैं या कोई भी आउटर जगह होते हैं, नॉर्मल मिट्टी होते हैं, है ना? ये मान लीजिए नॉर्मल मिट्टी है, भूमि है, भूमि। ठीक है, और इस भूमि के ऊपर में, ठीक है, ये ऐसा आपका संरचना नजर आ जाता है ना आपको, आता है नहीं आता है? तो ये सॉइल में भी ग्रो करता है। ठीक है, और सॉइल में ग्रो करने के साथ साथ जो छोटे छोटे लॉग होते हैं, ठीक है, लॉग्स, लॉग से मतलब होता है जो छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, है ना, सड़े गले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, वहां पर ये ग्रो करते हैं। और साथ में जो स्टम्स ऑफ, ठीक है, स्टम्स ऑफ या स्टम्स ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, जो लकड़ी के स्टम्स होते हैं, स्टम्स मतलब ये जो लकड़ी के जो टुकड़ा है, ये स्टम्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी इसके स्टम्स में भी आप देखे होंगे छोटे छोटे उग आते हैं, देखे हो? ये नहीं देखे होंगे, ये ऐसा इसमें नजर आता है वो। ठीक है, ठीक है, तो ये सामान्य ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मशरूम जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होने के साथ साथ ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं ये। और पैरासाइटिक जो होते हैं इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो पौधे होते हैं, जो ट्री होते हैं, ट्री में नजर आते हैं। आपने गांव में देखे होंगे, कैसे नीम पीपल का पेड़ हो गया, मान लीजिए पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, या आपका नीम का पेड़ वगैरह हो गया। अच्छा, नीम के पेड़ में तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन खास तौर पर मैंने पीपल के पेड़ पे, या पीपल के पेड़ में मैंने ज्यादा देखा कि पीपल का, मान लीजिए ये मान लीजिए ये पीपल का पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के ये वाले जो एरिया होते हैं, इस एरिया में आपको नजर आता है ये। ठीक है, और ये जो जितने भी होते हैं ये सभी येलो कलर में दिखाई देता है, आपको पता है? येलो कलर में, ऐसे जगह में पाए जाने वाले जो मशरूम्स जो होते हैं वो येलो कलर होते हैं। ठीक है, येलो कलर जो खाया नहीं जाता, जहरीला टाइप के होते हैं। और यदि मान लीजिए ये सॉइल है, सॉइल में मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर में यदि ये उग आते हैं तो ये सफेद कलर में होते हैं, और जो व्हाइट कलर वाले जो होते हैं उसको बड़े चाव से खाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट कि इनके जो कवक जाल जो होते हैं, ठीक है, इनका जो
कवक जाल जो होते हैं, ठीक है, कवक जाल मतलब इनका जो माइसीलियम जो होते हैं, ठीक है, इनका माइसीलियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाखित होते हैं, याद रखिएगा। शाखित मतलब ब्रांच, ब्रांच नुमा होते हैं, और साथ में ये कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ठीक है, शाखित और सेप्टेट दोनों होते हैं ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बेसिडोस्पोर में जो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर इज नॉट फाउंड, यहाँ पे मैंने फाउंड शब्द यूज कर दिया, ठीक है, कि जो बेसिडो स्पोर बेसिडो माइसिटीज जो होते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। इनमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना आपका, क्योंकि एक और खतरनाक आने वाला है आगे में, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये आपका बेसिडोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, थोड़ा माइंड को इसका जो कैसे संरचना बनता है वो बात कर लेते हैं, जल्दी टाइम हो रहा है। लिख ले ऊपर के दोनों पॉइंट। अच्छा, मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, देखो तो एक बार, एक बार देखो तो, मिस्टेक लग रहा है मुझे। कुछ मिस्टेक किया होना मैं। हम्म, ये नहीं रहेगा ना, इसको हटा देना, और यहाँ पर लिख देना ओनली सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पर स्पोर है, रिप्रोडक्शन नहीं है, मिस्टेक हुआ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हम्म, अब चलिए आ जाइए, ये दो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये दो फंजाई है, ठीक है, और दोनों फंजाई यहाँ पर इनका एक ब्रांच निकल आता है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों के पास क्या हो जाता है, एक ब्रांच निकल आता है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो प्रोसेस जो होगा वो प्लाज्मोगेमी का ही होगा, ठीक है, किसका होगा, प्लाज्मोगेमी का, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या हो जाएगा, इनका जो न्यूक्लियस जो है ये दोनों का साइटो फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होके एक नया एक संरचना बना लेता है ऐसा, यहीं पर, ठीक है। इसी से ना, इसी से यहाँ पर जाके एक नया संरचना बना लिया प्लाज्मोगेमी में, ठीक है। ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता है, टाइम लगता है इसमें होने में, ठीक है, और ये कंटिन्यू धीरे धीरे ये होते जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यू धीरे धीरे होते जाता है, और ये आपस में यहाँ पर जो ये संरचना जो बनाता है वो N+N बनाता है, जिसे क्या होते हैं, डाइकैरियोन कहा जाता है, ठीक है। तो डाइकैरियोन N+N आपस में मिलकर ये एक नया संरचना बना लेता है, ठीक है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं मालूम है, हम्म, इस संरचना को कहा जाता है बेसिडो कार्प कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिडो कार्प कहा जाता है। और बेसिडो कार्प थोड़ा सा आप लोग ये जो संरचना जो होते हैं, ठीक है ना, ये वाले जो संरचना जो होते हैं इसी ही कहा जाता है बेसिडो कार्प,
ठीक है, समझिए ना, ये है बेसिडो कार्प। इसी को ये कंटिन्यू ये यहाँ पर डाइकैरियोन हो जाएगा और कंटिन्यू ये ग्रो करते जाता है और ग्रो करते करते ये एक संरचना बना लेते हैं जिसको बोलते हैं बेसिडो कार्प कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको ये वाला जो संरचना जो दिख रहा है ना, ये वाला संरचना, ठीक है, ये वाले संरचना को गिल्स कहा जाता है, गिल्स। ठीक है, ये क्या है, ये आपको जो दिखाई, आप देखे होंगे मशरूम के नीचे साइड में आपको वो दिखाई देता है, अंदर साइड में दिखाई देता है, कभी कभी वो ब्लैक ब्लैक नजर आता है नीचे में, है ना, इसे ही कहा जाता है गिल्स कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज अब यहाँ पर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो है ना, ये ऊपर वाला जो अम्ब्रेला शेप में जो दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, याद रखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस कोई है तो ये गिल्स है, ये गिल्स। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये गिल्स है ये। ठीक है, तो हम इस गिल्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस गिल्स को हम क्या कर लिए, यहाँ से बाहर निकाल लिए। ठीक है, निकालिए बाहर। ठीक है, गिल्स को बाहर निकाल लेते हैं और ये गिल्स जो बाहर निकाले हैं इसको कहा जाता है बेसिडियम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिडियम कहा जाता है। तो बेसिडियम के बाद अब यहाँ पर दूसरा स्टार्ट हो जाता है जिसे कहा जाता है कैरियोगेमी कहा जाता है। अब कैरियोगेमी में इनके दोनों जो न्यूक्लियस जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2n हो गया और यहाँ पर ये n प्लस n है, यहाँ पर भी याद रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पर n प्लस n ही है। ठीक है, और यहाँ पर 2n हो गया, 2n क्योंकि कैरियोगेमिक फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर। अब अगला प्रोसेस क्या है, मियोसिस की प्रक्रिया है, तीसरा पॉइंट क्या है, मियोसिस। और मियोसिस में ये फिर से क्या हो जाएगा, क्या होता है मियोसिस में, क्या होता है मियोसिस में, अर्धसूत्री। और ये 2n जो है वो 10 हो जाएगा और ये आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2n का आधा आधा में क्या हो जाएगा, ये चार आपको स्कोर नजर आएंगे जो अलग अलग होता है, n आधा आधा है ना, जैसे कि ये दो है ना जी, ये दो है, दो कैसा है, एक और एक दो होता है, तो इस एक का आधा 1/2 और इसका 1/2, तो 1/2 1/2 4, इसलिए अर्धसूत्री। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो बेसिडो स्पोर है, याद रखना बाहर वाला जो है वो बेसिडो स्पोर ही है ना। अब ये बाहर वाला जो बेसिडो स्पोर है, ठीक है, मतलब ये बेसिडियम है ना, ये बेसिडियम है, सॉरी। ठीक है, ये बेसिडियम है, तो यहाँ पर है बेसिडियम। अब इस बेसिडियम के चारों ओर, ठीक है, बेसिडियम के चारों ओर आपको ये जो स्पोर नजर आएगा, ये वाला जो स्पोर जो है ना ये बाहर की ओर आ जाएगा, ये यहाँ पर अंदर में है, तो यहाँ पर ये एक्सो हो जाएगा, एक्सो। और एक्सो में यहाँ पर स्पोर जो है वो यहाँ आपको बाहर नजर आएगा। ठीक है, बाहर में आ जाता है और बाहर में आके ये स्पोर एक संरचना बना लेता है, ऐसा वाला संरचना। ठीक है, और इस संरचना को क्या बोला जाता है, बेसिडो स्पोर कहा जाता है, बेसिडो स्पोर। ठीक है, तो यह बेसिडो स्पोर है और फिर इसके बाद ये बेसिडो स्पोर, इनका जो स्पोर जो होता है वो बाहर निकल आएगा। तो आपने देखे होंगे जैसे पैरा वगैरह देखो, पैरा, पैरा देखो ना, पैरा। ठीक है, तो आपको पैरा में जो दिखाई देता है ना वो ये है, ये स्पोर, ये स्पोर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देता, याद रखिएगा, ये सब ये आपको दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। आपको आपको जो आंखों में जो दिखाई देता है ये दिखाई देता है,
ये दिखाई देता है। ये आपने पैरा, गांव में पैरा पाया जाता है, स्ट्रॉ बोलते हैं, उस पैरा में देखना आप पानी वानी छिड़क दीजिए, ठीक है, एकदम गर्म पानी छिड़क दीजिए, उसमें नमी आ गया, वाटर टेम्परेचर वगैरह आ गया, तो वहां पर देखना आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, सफेद सफेद दिखाई देता है ना जी पैरा में, जो पैरा सड़ जाता है तो, ठीक है, तो पैरा में जो दिखाई देता है यही स्पोर है, यह स्पोर व्हाइट है, और यही स्पोर जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, और धीरे धीरे ग्रो करके आपको कभी कभी जब ऐसा ग्रो करता है तो कभी कभी जैसे मान लीजिए ये सड़ा हुआ पार्ट है भूमि का या पैरा का, और यहाँ पर आपको ये ऐसा गोल संरचना दिखाई दे देता है, दिखाई देता है ना, ऐसे गोल संरचना को ही कहा जाता है पफ बाल कहा जाता है, पफ बाल कहा जाता है, और यही पफ बाल जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक संरचना में ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब इसका धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो करके उनका जो आउटर जो बेसिडो कार्प जो होते हैं, है ना, ये बेसिडो कार्प जो होता है वो छतरी अम्ब्रेला में फैल जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इसमें होता है, ठीक है, सरल है, एकदम सिंपल है, सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चीज कॉमन है, प्लाज्मोगैमी कॉमन है, आपका कैरियोगैमी भी कॉमन है, और साथ में आपका जो तीसरा वाला जो है वो म्यूसिस, ये म्यूसिस तीसरा, तीनों कॉमन है, कोई अलग चीज नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत आसान है ये इसे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है, ठीक है ना, बस इसका एग्जांपल उसके बाद आपका क्लास ओवर, ठीक है, इससे एग्जांपल्स लिख लीजिए आप, इसके एग्जांपल्स में एक होता है एगेरिकस कहा जाता है, एगेरिकस, तो आप जितने भी मशरूम खाते हैं, जितने भी मशरूम खाते हैं उसको एगेरिकस ही कहा जाता है, ये जितने भी मशरूम है ना वो एगेरिकस है, याद रखना, ठीक है, और इसी एगेरिकस को मशरूम भी बोल देते हैं, ठीक है, तो मशरूम और एगेरिकस जो होता है वो दोनों सेम होता है, एक होता है पक्सिनिया कहा जाता है, पक्सिनिया, और ये पक्सिनिया इंपॉर्टेंट है, पक्सिनिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गेहूं के पौधे होते हैं, गेहूं के पौधों में एक रोग होता है डिसीज, और उस डिसीज को कहा जाता है रस्ट ऑफ वीट कहा जाता है, रस्ट आप क्या बोलते हैं, वीट बोलते हैं, ठीक है ना, रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो पक्सिनिया नामक फंजाई की वजह से होता है, ठीक है, और एक और होता है तीसरा पॉइंट, एक और लिखिएगा, इसको बोलते हैं उस्टी लोगो कहा जाता है, उस्टी लोगो, और ये उस्टी लोगो जो होते हैं वो एक प्रकार से स्मट रोग पैदा करते हैं, ठीक है, स्मट, तो स्मट और जो रस्ट होते हैं दो इंपॉर्टेंट है, जो पक्सिनिया और जो उस्टी लगाओ जो होते हैं वो डिसीज कॉज करता है, ठीक है, तो इस तरह से आपका एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस खत्म हो गया, कल के क्लास में बस छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसको ड्यूटेरोमाइसिटिस कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है वो 10 मिनट में नहीं लगेगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कल के क्लास में आप ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ लीजिए, बड़ा खतरनाक है जानने के लिए, ठीक है, अभी भी उसका रिसर्च चल रहा है, ठीक है, वो देखना कल बताऊंगा मैं उनके बारे में, तो ड्यूटेरोमाइसिस कल के क्लास में ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ के आएंगे, ठीक है, और कल के क्लास में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, छूट गया था, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया थोड़ा देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया से कई बार क्वेश्चन आया गया है, जैसे पनीर वगैरह होते हैं, दही वगैरह होते हैं, दूध वगैरह होते हैं, उनमें कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे वहां पर, ठीक है, और साथ में आपके कल के क्लास में हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज, ठीक है, क्योंकि वायरस हो गया था लेकिन बैक्टीरियोफेज बचा हुआ था, तो हो सकता है वायरस के बारे में थोड़ा सा और बताते बताते मैं बैक्टीरियोफेज में डायरेक्ट आ जाऊंगा, ठीक है ना, तो पीछे में जितना भी टॉपिक बचा हुआ है वो कल की क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना, और कल मतलब कल के क्लास मतलब ये मान के चलिए कि आज आपका फंजाई खत्म हो गया है, सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिस बचा है, वो 5 मिनट का क्लास है, ठीक है, तो आपका फंजाई जिगर खत्म हो गया है मान के चलिए,
तो कल की क्लास में पुराने जितने भी टॉपिक कुछ कुछ छूटा हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई तो साथ में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। यदि और कुछ होगा इंपॉर्टेंस को और बता देंगे। और उसके बाद बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो टीएमवी वायरस होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे कुछ, यदि इंपॉर्टेंस लगता है तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए कल के क्लास जो होगा वो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कल के क्लास में आपका बैक्टीरिया, वायरस और ये फंजाई तीन चीज बात करेंगे। उस वक्त परसों से आपका वनस्पति, आपका बॉटनी, जो प्लांटी होते हैं, प्लांटी जगत हम पहुंच जाएंगे परसों, ठीक है। तो प्लांटी जगत में भी टाइम नहीं लगेगा, प्लांटी जगत में वो भी हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन में खत्म हो जाए। मतलब ये मानते चलिए हमारा जो टारगेट जो है वो इस महीने में आपका जंतु जगत तो खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब आपका 11वीं क्लास का पहला यूनिट खत्म, और नीट के 5 कुछ इंपॉर्टेंट, ये पांचों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मतलब खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराना क्वेश्चन पेपर आप देखिए, आपको मिलेगा कि हर साल यहाँ से कई क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर पहला से, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है।